नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मुंबई से आज सैफ अली खान पर हुए कातिलाना हमले को लेकर दो तरह की खबरें आई हैं। एक तो यह कि पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ पाने में नाकाम रही है। कातिलाना हमला करने वाला शख्स वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर वो पुलिस के हाथ क्यों नहीं आया, ये एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी खबर यह कि सैफ अली खान को आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 2-3 दिन तक डॉक्टर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद सैफ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ अली खान ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चोटें बहुत गंभीर थी, गहरी थी और घातक थी। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान की पीठ में घुसा चाकू रीढ़ की हड्डी तक धंस गया था। अगर घाव 2 मिलीमीटर गहरा होता तो सैफ अली खान जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकते थे। गले में लगा घाव अगर 1 मिलीमीटर इधर उधर होता तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर कहते हैं ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि सैफ अली खान बाल बाल बच गए। सैफ की हिम्मत और पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर डॉक्टर्स हैरान हैं। कल रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का चाकू निकाला है, 2 बड़े ऑपरेशन हुए हैं और आज सैफ हिम्मत करके कुछ कदम खुद चले। लेकिन सैफ पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को लेकर पुलिस अभी भी अंधेरे में है। क्या पुलिस को वाकई में अपराधी का कोई अता पता नहीं है? क्या वाकई में पुलिस के पास हमलावर का कोई सुराग नहीं है? पुलिस ने आज 2 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया, पूछताछ की। ये लोग कौन हैं? इन लोगों पर पुलिस का शक क्यों गया? क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? सैफ पर घर में घुसकर हमला करने वाला शख्स किस इरादे से घुसा था? पूछताछ में सैफ के हाउस स्टाफ ने पुलिस को क्या क्या बताया, यह सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं राहत की बात, सैफ अली खान का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की बात। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने आज सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर पूरा अपडेट दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान कल रात करीब 2:45 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे, खून से लथपथ थे। सैफ की पीठ में चाकू धंसा हुआ था, गले में गहरा कट था। इसके बाद भी सैफ ने स्ट्रेचर नहीं लिया, पैदल चलकर इमरजेंसी तक पहुंचे। लीलावती हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर नीरज उस्मानी ने बताया कि इतना खून बहने के बाद भी सैफ अली खान काम और कंपोज थे। वो अपने बेटे तैमूर के साथ पैदल चलकर इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर्स को अपना परिचय दिया, घटना के बारे में बताया, अपनी चोट दिखाई और इसके बाद डॉक्टर्स ने पहले इमरजेंसी में उनकी चोटों को देखा और फिर उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले गए। मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। सैफ की चोटें गहरी थी, तुरंत ऑपरेट करना जरूरी था। इसलिए लीलावती हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लीना जैन और एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट डॉक्टर निशा गांधी को उसी वक्त हॉस्पिटल बुलाया गया। डॉक्टर्स ने सैफ अली खान की चोटों की गंभीरता बताई, उन्हें समझाया कि तुरंत ऑपरेशन कितना जरूरी है। सैफ ने इसके लिए कंसेंट दी और फिर 6 घंटे तक सैफ ओटी में रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि सबसे पहले सैफ की पीठ में घुसे चाकू के टुकड़े को निकाला गया, क्योंकि ये देखना जरूरी था कि कहीं ये चाकू रीढ़ की हड्डी तक तो नहीं पहुंच गया। डॉक्टर ने 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकाला। डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि चाकू का टुकड़ा रीढ़ की हड्डी की सबसे बाहरी लेयर तक पहुंच गया था। अगर 2 मिलीमीटर और घुस गया होता तो सैफ को पैरालिसिस हो सकता था। गर्दन पर चाकू ऐसी जगह लगा था
जिसके करीब से दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली वेन होती है। अगर ये नस कट जाती तो सैफ की जान को खतरा होता। डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि चाकू से वार सैफ को 4 जगह पर बड़े बड़े घाव लगे हैं, पीठ पर, गर्दन पर, 2 हाथ में। डॉक्टर डांगे ने बताया कि सैफ की रिकवरी उम्मीद से बेहतर है। आज सुबह स्पेशल रूम में शिफ्ट करने के बाद उन्हें कुछ कदम चलाया गया। उन्हें किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना नहीं है। सैफ को अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसके बाद वो घर जा सकेंगे, लेकिन घर में भी उन्हें कम से कम 2 हफ्ते बेड रेस्ट करना होगा। 5-5:30 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके गए और 6 बजे हमने ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। जो पहला ऑपरेशन मैंने रीढ़ की हड्डी पे किया, जिसमें हमने वो चाकू का जो पार्ट, टूटा हुआ पार्ट जो करीबन 2.25 से 2.5 इंच का था, वो अंदर फंसा हुआ था और वो उसका टिप जो है नर्व्स तक जा रहा था, बट नर्व्स डैमेज नहीं थी। जैसे हमने वो शार्प ऑब्जेक्ट निकाला, वहाँ पे ड्यूरा के ऊपर जो कट था वो इतने नसीबवान है, लकी है कि मज्जा तंतु को डैमेज या ईजा हुई नहीं थी। सरफेस तक वो चला गया था। 1-2 मिलीमीटर यहाँ वहाँ हो जाता तो उनको परमानेंट पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी थी। मेजर वेसल के मेजर नशे के ऊपर था, काफ़ी करीब था, थोड़ा भी अंदर जाता था तो उनको लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती थी, गर्दन की नसें कट सकती थी और जान को खतरा हो सकता। डीप था जिसे टाके लेने की ज़रूरत थी। प्लास्टिक सर्जन ने हाथ के और गर्दन के घाव रिपेयर किए। हमारे अंदाज से आज उनकी रिकवरी देखते हुए सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो 2 से 3 दिन में अगर ऐसी रिकवरी हो जाए और उनका ऑब्जर्वेशन में अच्छा लगने लगे, स्टेबल रहेंगे, वुंड्स क्लीन रहेंगे, तो हम शायद उनको 2-3 दिन में डिस्चार्ज करेंगे। बट उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ रूटीनली कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। जिम कर पाएंगे, शूटिंग पे ले जा पाएंगे और मूवमेंट नॉर्मल कर सकते हैं। एक बार घाव भर गया 2 हफ्ते में तो वो रूटीन लाइफ में अपना काम, शूटिंग सब कुछ कर पाएंगे। तो सैफ ने हिम्मत दिखाई, ये बड़ी अच्छी बात है। खुशकिस्मत हैं कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। फिर भी सैफ पर हमले से कई ऐसे सवाल पैदा हुए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। मसलन सैफ को ऑटो से हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? क्या सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं था जो उनको गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाता? पुलिस इतनी देर से क्यों पहुंची? सैफ के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स कहां थे, क्या कर रहे थे? फिर डॉक्टर्स ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि सैफ अपने 6 साल के बेटे तैमूर का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में घुसे थे, उनके साथ कोई और नहीं था। जबकि कल यह बताया गया था कि सैफ का बड़ा बेटा इब्राहिम उन्हें ऑटो से हॉस्पिटल लाया था। हालांकि हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने उस ऑटो वाले को भी खोज लिया जो जख्मी हालत में सैफ अली खान को लेकर लीलावती हॉस्पिटल पहुंचा था। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने बताया कि कल रात करीब 2:30 बजे वो बांद्रा में थे। 2 महिलाओं ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और हॉस्पिटल चलने को कहा। एक शख्स को चोट लगी थी, वो पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके साथ 2 लड़के ऑटो में बैठे और तीनों को लीलावती हॉस्पिटल छोड़ा। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो सैफ को नहीं पहचान सका था। उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने के बाद पता लगा कि उसके ऑटो में घायल सैफ अली खान और उनके बेटे इब्राहिम और तैमूर थे। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, बट के मेरे को आवाज़ आती है गेट से कि रिक्शा। आगे से एक लेडीज आती है, बोलती है रिक्शा थोड़ा गेट पे गाड़ी लगाओ ना। देख रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैं गेट पे गाड़ी लगाता हूँ। तो देख रहा हूँ तो उसमें 4-5 लोग, कुछ औरतें भी थीं और कुछ आदमी भी थे, पुरुष। तो उसमें बैठाया जाता है तो एक आदमी जैसे वाइट कुर्ता पहन के निकलता है तो उसका पूरा कपड़ा जो है रेड पूरा यानी खून से लथपथ थे वो, जैसा कि बहुत कुछ मार लगा उनको। हाँ, तो देख रहा हूँ तो उसके बाद देख रहा हूँ तो वो देख रहे हैं कि चलो ठीक है, उनको बैठाया गया। तो मैंने कहा कौन सा हॉस्पिटल लेके चले? तो बोले हॉस्पिटल लेके चलो। तो में एक सलमान का अपना सैफ अली खान थे, उसके बाद में एक उनका बच्चा था, छोटा वाला बच्चा, छोटा ही होगा क्योंकि वो बीच में था, यानी कि वही 7-8 साल का बच्चा होगा। बात कर रहे थे, ऐसा हल्का फुल्का में बात उनका हो रहा था। बट उनके बाजू में कोई, उनके रिलेशन में कोई बैठा हुआ था। हाँ, तो वो 3 लोग थे
उस तरफ सैफ अली खान बैठे थे, दाहिने तरफ बैठे थे, और इस तरफ जो है इब्राहिम उनके बड़े बेटे हैं वो बैठे थे, और बीच में तैमूर, आप पहचानते नहीं हैं उनको। बोले मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कराओ, स्टाफ लोग कहाँ पे है, फटाक से स्टेशन लेके आओ। तब मैं उनको देख रहा, मैंने चलो ये सैफ अली खान है। रिपोर्टर्स भी इस पूरे मामले की एक एक छोटी से छोटी बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है। रात की बात है कि सैफ अली खान सेफ हैं, चोटें गहरी हैं लेकिन रिकवरी अच्छी है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परेशानी की बात है कि सैफ अली पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। सैफ अली खान पर हमले को 43 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस अब तक हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कल मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि हमलावर की पहचान हो गई है, उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। वैसे आज पुलिस ने शाहिद नाम के एक सस्पेक्ट को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की थी। शाहिद की शक्ल उस व्यक्ति से काफी हद तक मिलती जुलती है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, जिसका वीडियो सदगुरु शरण अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस के मुताबिक शाहिद को गिरगांव इलाके से हिरासत में लिया गया है। उस पर घरों में चोरियों के 4-5 मामले पहले से चल रहे हैं, इसीलिए शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस ने आज सैफ अली खान के घर में काम करने वाले सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की, सबके बयान दर्ज किए। पुलिस ने उन्हें भी घर वापस भेज दिया। पुलिस वारिस नाम के एक कारपेंटर को भी आज पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। वारिस कारपेंटर है, वो सैफ अली खान के घर पर पहले काम कर चुका है। 15 जनवरी को दिन में वारिस सैफ के घर में काम कर रहा था और रात में सैफ पर हमला हुआ, इसलिए पुलिस को उस पर भी शक हुआ, इसीलिए उसे बुलाया गया। जब वारिस से बांद्रा थाने में पूछताछ हो रही थी तब उसका बेटा तालिब और वाइफ अफसरी भी थाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने परिवार वालों को वारिस से नहीं मिलने दिया, लेकिन वारिस के बेटे ने कहा सैफ पर हुए हमले में उसके पिता का कोई रोल नहीं है। उसके पिता सैफ अली खान के घर पे काम जरूर करने गए थे, लेकिन वो शाम को लौट आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें सुबह घर से ले गई। मेरा नाम तालिब है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन क्यों आए थे? अरे मेरे अब्बा को पूछने के लिए छोड़े नहीं है। अभी तक क्या नाम है अब्बा का? पूछताछ के लिए हाँ? 2 घंटे अब्बा का नाम क्या है? वारिस अली। कहाँ से उनको लेके आए? लेने के लिए उनको अंधेरी से। अंधेरी में क्या कर रहे थे? अरे घर है हम लोग घर का। है, घर है। ऐसी बात करते घर है। हैं, कहाँ रहते हैं? घर में, घर से लेके आए। हाँ। क्या काम करते हैं आपके अब्बा? फर्नीचर का। पंचर का। फर्नीचर कारपेंटर। कारपेंटर बीच में इधर आए थे क्या बांद्रा में काम करने के लिए? वो आज कई साल से कर रहे हैं, आज नया नहीं ना। अच्छा, इधर सैफ के घर में भी आए थे काम करने? साहब के घर पे कई साल से करते हैं। सैफ के घर पे काम करते हैं वो? हाँ, करते रहते, जब ऑर्डर आता है काम का फर्नीचर का तब करते हैं। अभी इधर 2-4-5 दिन में? अभी जो है अभी 2 दिन हुआ है चालू किया काम। जाने दो का चार है। 2-4 दिन पहले किया था काम? वो बोल रहे हैं ना जिस उसके दिन दूसरे रात में ही ऐसा काम हो गया है, और उसको जिस जब दिन से काम बुला चालू है ना उसी दिन ऐसा हुआ, रात में, उसकी रात में। 2 के आसपास हुआ, हाँ। तभी फोन आया था वहाँ से 4 सैफ बजे अली के आया हम घर लोग से को। कि आओ। जितने भी उनके वहाँ 15-20 साल से जो काम करे सबको बुलाया गया, मैनेजर से, गाड़ी वाले, सबसे। वो नहीं पता मेरे को, अब्बा को पता है। अब मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया है कि सैफ अली खान पर हमले के केस की पुलिस बहुत जल्दी से जांच पूरी कर लेगी, इसे सॉल्व कर लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, सुराग मिले हैं और जल्दी ही मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में होगा। ऐसा है, उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। सैफ अली खान के केस में अब तक डॉक्टर्स और पुलिस ने जो बताया, उसकी वजह से रहस्य और गहरा हो गया है। एक बात तो क्लियर है, सैफ पर जो हमला हुआ वो गंभीर था, कमर में और गर्दन पर चाकू का वार गहरा था। ये सिर्फ सैफ की किस्मत है कि चाकू रीढ़ की हड्डी या गर्दन की नस तक नहीं पहुंचा, वो वाकई में बाल बाल बच गए। डॉक्टर्स की बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पुलिस कंफ्यूज्ड है। कल तक तो मुंबई पुलिस के डीसीपी दावा कर रहे थे हमलावर की पहचान हो गई है, 4-5 घंटे में पकड़ लिया जाएगा।
पुलिस ने यह भी दावा किया था कि वो हिस्ट्री शीटर है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर की क्लियर पिक्चर है। इसके बाद भी अब तक पुलिस हमलावर की न तो पहचान कर पाई है न उसे पकड़ पाई है। मुंबई के 21 पुलिस स्टेशन की टीमें, क्राइम ब्रांच की 12 टीमें पीछे लगी हैं और एक हमलावर को नहीं पकड़ पा रही। ये मुंबई पुलिस की इमेज के लिए कतई अच्छा नहीं है। जब ऐसे किसी हाई प्रोफाइल केस में लूपहोल्स दिखाई देते हैं तो शक होता है कि पुलिस कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। इसी वजह से सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। इसलिए जब तक पुलिस इस केस में उस एक्यूज तक नहीं पहुंचेगी जो वीडियो में सीढ़ियां चढ़ते उतरते दिखाई दे रहा है, तब तक अटकलों का यह दौर चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। करप्शन के केस में आज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 14 साल और उनकी वाइफ बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। यह मामला अल कादिर नाम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इल्जाम यह है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तब उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर मलिक रियाज से भारी रिश्वत ली थी। उस वक्त ब्रिटेन ने मलिक रियाज के 19 करोड़ पाउंड जब्त किए थे। इस रकम को वापस करने के एवज में इमरान खान ने मलिक रियाज से लाहौर में अपने लिए घर लिया, जमीनें ली, बुशरा बेगम के लिए करोड़ों की अंगूठी ली। बुशरा बेगम जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं, उस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज से चंदा भी लिया गया और इसके बदले में जब्त की गई 19 करोड़ पाउंड की रकम बिल्डर मलिक रियाज को वापस कर दी गई। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कोर्ट में यह केस चला और आज अदालत ने कहा कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए करप्शन किया, रिश्वत ली और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्हें सजा भुगतनी होगी। यह चौथा मामला है जिसमें इमरान खान को सजा हुई है। इससे पहले इमरान खान को करप्शन के एक और केस में 10 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ने के जुर्म में इमरान को 14 साल की सजा और शादी का कानून तोड़ने के जुर्म में भी इमरान को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। आज जब चौथे केस में इमरान को सजा सुनाई गई तो पीटीआई के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि अदालती फैसला सिर्फ सरकार की जी हजूरी है। अदालतें सरकार के गुलाम की तरह काम कर रही हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आज आना था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने कल ही बता दिया था कि कोर्ट इमरान खान को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल की सजा सुनाएगी। इस पर सवाल उठाते हुए इमरान खान के पार्टी के नेता कह रहे हैं इंसाफ के नाम पर तमाशा हुआ है, इसलिए वो इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहां से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार के लोग खुश हैं। इमरान खान को सजा मिली है, वो उत्साहित हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कहा यह पाकिस्तान में रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा मुकदमा था। इमरान खान मजहब की आड़ में इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। ये केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया, मीडिया पे लड़ा गया। आज भी
मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। 25 करोड़ का जमान पार्क का घर लिया, 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली, 200 कनाल जमीन ली और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। अब कहा जा रहा है जी सीरत के लिए हमने ये काम किया था। मेहरबानी करें, ये इस घिनौने जुर्म को, करप्शन को, रिश्वत को इस तरह पोर्ट्रे ना करें कि ये आपने सीरत के लिए किया था या मजहब के लिए किया था। आप हर जगह मजहब कार्ड ले आते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं, मगर रिश्वत को और करप्शन को सीरत के साथ मत जोड़ें। नाउजुबिल्लाह, मैं समझता हूं ये उससे बड़ा जुर्म है। इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब असेंबली के बाहर पीटीआई के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कहा उन्हें अदालत का फैसला कबूल नहीं है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जाली हुकूमत ना मंजूर, जाली हुकूमत ना मंजूर, जाली हुकूमत। इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा उनके भाई के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तानी अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अलीमा खान ने कहा इमरान ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अल कादिर यूनिवर्सिटी इसलिए खोली थी ताकि बच्चे पढ़ सकें, लेकिन अवाम के भलाई के इस काम के बदले में उन्हें मुजरिम घोषित कर दिया गया। पहले 3 दफा इसी किस्म की सजाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई ये ख़ास तकलीफ दे थी और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को अपने बुरे कामों की सजा मिली है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान पाकिस्तान के सारे नेताओं को चोर चोर कहते थे, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान को पता चल गया सबसे बड़ा चोर तो खुद इमरान खान है। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला वजीर आज़म है जो रिश्वत लेने में निकाला गया, और सबूत भी है। सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। सब ने देखा, सुना, सबूत की ज़रूरत नहीं है। जवाब ही नहीं था तो इसलिए कोर्ट ही नहीं आए। मैंने तो 150 पेशियां अपने वालिद के साथ भुगती हैं। उसकी वजह यह कि जब दामन साफ हो तो इंसान कोर्ट में जाके खड़ा होने से डरता नहीं है। और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। ये बात सही है कि पाकिस्तान में अदालत के फैसलों पर इस बात का असर दिखता है कि सरकार किसकी है। इमरान खान पर आज जो फैसला आया उसकी टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 दिन से यह खबरें आ रही थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का असर पाकिस्तान की सियासत पर दिखाई देगा। इमरान की वापसी का रास्ता खुलेगा, वो जेल से बाहर आएंगे। अब इमरान की पार्टी के 2 लीडर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ से मिले तो स्पेकुलेशन और तेज हो गया। पाकिस्तान में कहा गया कि इमरान की जेल से छूटने का रास्ता अब जल्दी साफ हो जाएगा। इस बैकग्राउंड में इमरान खान को 14 साल की जेल मिले। इस फैसले को देखें तो लगता है कि पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स हैं, दोनों के बीच घमासान चल रहा है, दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं। कभी एक पार्टी ऊपर होती है तो कभी दूसरे का दांव चल जाता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इमरान खान शहबाज शरीफ की सरकार के साथ कोई डील नहीं करेंगे। वो देश छोड़कर सऊदी अरब नहीं जाएंगे। इमरान को यकीन है कि पब्लिक उनके साथ है और देर सबेर उनके फिर से पावर में आने के पूरे चांस हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में बस 3 दिन बचे हैं। उससे पहले जो बाइडेन और उनके मिनिस्टर्स अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब तमाशा हुआ। पत्रकारों ने उनसे सख्त सवाल किए और जवाब देने के बजाय
ब्लिंकन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करके सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर फेंकवा दिया। असल में विदेश मंत्री के तौर पर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अचीवमेंट्स गिना रहे थे। उन्होंने गजा में हुए सीज फायर से बात शुरू की, लेकिन ब्लिंकन अपना ओपनिंग स्टेटमेंट पूरा करते इससे पहले ही एक जर्नलिस्ट मैक्स ब्लूमेंथल ने ब्लिंकन को टोक दिया। उनसे पूछा, जब गजा में इजराइल मीडिया पर्सन्स पर, रिपोर्टर्स पर बमबारी कर रहा था तो अमेरिका ने इजराइल को बम क्यों सप्लाई किए? मैक्स ब्लूमेंथल का सवाल ब्लिंकन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और गार्ड्स तुरंत सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट को बाहर ले गए। लेकिन तभी अरब मूल के दूसरे अमेरिकी जर्नलिस्ट सैम हुसैनी ने बोलना शुरू किया। सैम हुसैनी ने ब्लिंकन से पूछा, आखिर अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को क्यों नहीं माना? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ब्लिंकन ने कहा, वो सवालों के जवाब जरूर देंगे, लेकिन पत्रकार जरा सब्र करें, प्रोसेस के रिस्पेक्ट करें। लेकिन सैम हुसैनी लगातार बोलते रहे, चुप नहीं हुए, तो उन्हें भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया। I'm asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my questions, and so I'm asking questions. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? You blocked the ICJ orders. Please, sir, respect the process. Oh, respect the process. वजह कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, किसी को एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी जर्नलिस्ट को इस तरह जबरन बाहर निकालने का काम कहीं हमारे मुल्क में हो गया होता तो सारा अमेरिकन मीडिया भारत के पीछे पड़ जाता, प्रेस की आज़ादी की दुहाई दी जाती, तानाशाही की कहानियां लिखी जाती, भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया जाता। लेकिन वो कभी नहीं देखते कि उनके अपने मुल्क में क्या क्या होता है। सच तो यह कि भारत में इस तरह की हरकतें नहीं होती, न कोई कर सकता है, न कोई करने देगा। हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत है। हमारे देश में जनता सबकी मालिक है। अब बात करते हैं अपनी देश की सियासत की। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। जेपी नड्डा ने दिल्ली के महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों के लिए वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने प्रॉमिस किया, अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आएंगे। दिल्ली में 500 रुपए सब्सिडी पर सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को मुफ्त 6 न्यूट्रिशन किट और 21,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी चुनाव जीती तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी और 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। दिल्ली में गरीबों के लिए अटल कैंटीन खुलेगी। अटल कैंटीन में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन का इंतजाम भी बीजेपी की सरकार करेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही है, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली और पानी की स्कीम बंद हो जाएगी। बीजेपी की सरकार मुफ्त इलाज बंद कर देगी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी। इसलिए आज जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में अभी फ्री की जो स्कीम्स चल रही हैं, अगर बीजेपी पावर में आई तो भी वो चलती रहेंगी। इन्हें और बेहतर किया जाएगा जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट
ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल जहां भी थे, जेपी नड्डा की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। जैसे ही नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र तो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल है। बीजेपी वो काम करने के वादे कर रही है जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से कर रही है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी अब तक फ्री बिजली, पानी और मुफ्त इलाज की योजना को मुफ्त की रेवड़ी बताती थी। अब चुनाव के मौके पर बीजेपी रेवड़ी क्यों बांट रही है? क्या अब रेवड़ी बीजेपी को अच्छी लगने लगी है? केजरीवाल ने कहा, अब तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सही काम किए, अच्छे काम किए, तो फिर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट क्यों देगी? अभी नड्डा जी ने भी कहा, केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है, तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है, तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जेपी नड्डा को अंदाजा था कि केजरीवाल इस तरह की बातें कहेंगे। उन्होंने एडवांस में केजरीवाल के सवाल का जवाब दे दिया था। नड्डा ने बताया था केजरीवाल ने कैसे बड़े बड़े दावे करके जनता को मूर्ख बनाया। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल ने मुफ्त के वादे करके जनता से सिर्फ झूठ बोला। जो मुफ्त की योजनाएं लागू की उनके नाम पर सिर्फ करप्शन किया। इसलिए जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल के राज में हुए घोटालों की जांच भी होगी और सारी सच्चाई जनता के सामने आएगी। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1000 रुपए प्रति माह देंगे। न यहां दिया, न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई। इनका मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बार बार पंजाब का एग्जाम्पल देते हैं, बार बार कहते हैं कि केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं को भी हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिए गए। वहां भी मुफ्त बिजली पानी का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के इन आरोपों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खफा हैं। वो आजकल दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से जो जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। बीजेपी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। भगवंत मान ने कहा, पहले बीजेपी केजरीवाल पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का इल्जाम लगाती थी, तो अब बीजेपी क्या मुफ्त के पापड़ बांट रही है? पहले कहते थे रेवड़ी है ये, अब बीजेपी पापड़ बांट रही है। 500 का सिलेंडर का पापड़ भी दिया, तो पहले कहते थे रेवड़ी है ये, तो अब कह रहे हैं हम भी देंगे। ठीक है ना? तो ये इनकी हार है, इनकी बौखलाहट है। तो जो हम करते हैं, हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पंजाब में भी, यहां भी।
हम वो कहते ही नहीं जो करके अच्छा 15-15 लाख रुपए आ गया आपका, आपके खाते में नहीं आया ना? काला धन आ गया स्विट्जरलैंड से, नहीं आया ना? ये जुमले सुनाते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करेगा। मुफ्त की स्कीम्स के मामले में बीजेपी के नेता केजरीवाल को बराबर की चोट दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी चतुर हैं। उन्होंने आज एक नई स्कीम का शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री कर देंगे। केजरीवाल ने कहा वो तो चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो में भी स्टूडेंट से आधा किराया लिया जाए, लेकिन ये काम करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। लेकिन नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज कहा कि दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। उन्हें स्टूडेंट्स की याद चुनाव के वक्त की क्यों आई? संदीप दीक्षित ने कहा सब चुनावी पैंतरे हैं और दिल्ली की जनता सब समझती है। मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। अगर वो नहीं देगी हम उसकी आलोचना करेंगे। आप क्यों नहीं करते थे और आज करने का क्या मतलब? और ये यही है, सीधी बात है कि हम देना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही, ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे हो और आप डींगे मारते फिर रहे हो। और किस बात की सब्सिडी कोई और देगा? आपको देना दो, क्यों नहीं आप दे सकते? मुझे मालूम है इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि खजाना खाली हो जाएगा। देखिए दिल्ली सरकार के पास कुल गरीबों पे और काम पे खर्च करने के लिए केवल 37,000 करोड़ हैं हर साल के, और ये 30-35,000 करोड़ का तो वायदे कर चुके हैं। तो जितनी अभी स्कीमें आती थी इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये दिल्ली का बिल्कुल भट्टा बैठा देंगे और केवल झूठे वायदे करेंगे, कर पाएंगे नहीं, फिर रोते रहेंगे कि भारत सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया। अरे भाई साहब, आपको काम करना, आप अपने पैसे से काम करो ना, आपको टैक्स मिलता है, दूसरों पे क्या उंगली उठा रहे हो? दिल्ली के चुनाव में मुफ्त का माल तो खूब बट रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने महिलाओं और बुजुर्गों को दिल खोलकर तोहफे दिए हैं। बीजेपी ने इलाज का इंतजाम किया है, सस्ते खाने का वादा किया है, महिलाओं को एकमुश्त राशि भी मिलेगी, सस्ता सिलेंडर मिलेगा। सच तो है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनाव मुफ्त बिजली और पानी के प्रॉमिस की बदौलत जीते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को लाडली बहनों के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा हुआ। इस बात को जानने का तो कोई पैमाना नहीं है कि ऐसी योजनाओं से कितने वोट मिले, पर यह बात पक्की है कि वेलफेयर की इस तरह की टारगेटेड स्कीम्स का चुनाव में फायदा तो होता है। आम आदमी पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट पक्के कर लिए, बीजेपी ने महिलाओं का दिल जीत लिया। अब दिल्ली में सारी बात इस पर टिकी है कि इस बार जनता किसके प्रॉमिस पर भरोसा करे। दोनों पार्टियां कह रही हैं मेरा वादा तेरे वादे से ज्यादा पक्का है, मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। एक बड़ी खबर आज गुजरात से आई है। गुजरात के द्वारका जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। देवभूमि द्वारका के ओखा और बेट द्वारका में समंदर के किनारे सरकारी जमीन पर बनी 408 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला दिया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि एक हफ्ते तक चली एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में 1,25,000 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। ओखा और बेट द्वारका का इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स दूर है। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई रिफाइनरीज हैं, लेकिन
पिछले कुछ वक्त में यहाँ मस्जिदें बनी, मज़ारें बनी और कुछ मंदिर भी बने। फिर धीरे धीरे घर बनने लगे। इस इलाके में पाकिस्तान से ड्रग्स और नारकोटिक्स के स्मगलिंग की खबरें मिल रही थी, इसलिए प्रशासन ने सख्ती के साथ यहाँ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया। गैर कानूनी स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चला दिया। निर्णय कपूर ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले नोटिस दिए गए, जन अदालत में सुनवाई हुई और फिर गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए मोहलत दी गई। लेकिन जब नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं हटाए गए तो प्रशासन ने कुल 386 रिहायशी, 9 कमर्शियल बिल्डिंग्स और 13 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चला दिया। जिन 386 घरों को तोड़ा गया उसमें 25 घर हिंदुओं के भी थे और 9 दरगाह और मज़ार के साथ साथ 4 मंदिरों पर भी बुलडोजर चला। तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और ये गवर्नमेंट की गौचर की ज़मीन है। तो इसका हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमें पता चला कि इस एरिया में तकरीबन 65 से 70% घर जो भी है वो गौचर की ज़मीन के ऊपर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने डिमोलिशन का ड्राइव स्टार्ट किया है। इसका हम प्रॉपर डेलिब्रेट इसका जो भी है प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले हम इसकी नोटिस भेजते हैं नगर पालिका एक्ट के अंदर, अगर नगर पालिका का एरिया है तो। उसके बाद हम तकरीबन कुछ दिनों बाद उनको दूसरी नोटिस भेजते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्रवाई की है जिसके अंदर हमने एक जन सुनवाई करवाई है, जिसके अंदर जिन्हीं भी लोगों का अपना ऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जिनके पास भी इसके ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स है, उनको हमने बुलाया। ये जन सुनवाई उसी एरिया में हुई है जहाँ पर डिमोलिशन होना है और उसके बाद ही जब हमें एरिया मिलता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास यहाँ पर कोई रहने की अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद ही घर उनके हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो अननेसेसरी जिसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन सरकारी तरीके से अलॉकेट की हुई है, उनको हम नहीं टारगेट कर रहे हैं। द्वारका के इलाका असल में एक आइलैंड है जो गुजरात के द्वारका जिले के ओखा से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ओखा गुजरात का आखिरी लैंड पॉइंट है। ओखा से सुदर्शन ब्रिज के जरिए द्वारका जाना पड़ता है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया था। बेट द्वारका वो जगह है जहां भगवान कृष्ण का महल था। आज भी वहां भगवान कृष्ण का मंदिर है। बेट द्वारका का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान से सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। इसलिए ये पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के लिए सबसे करीब लैंडिंग पॉइंट है। निर्णय कपूर ने बताया इस इलाके में ड्रग स्मगलर्स की बोट्स अक्सर पकड़ी जाती हैं। स्मगलर्स यहाँ फिशरमैन के रूप में आते हैं, इलीगल तरीके से बनी बिल्डिंग्स को ठिकाना बनाते हैं। इसलिए प्रशासन इस इलाके पर कड़ी नज़र रखता है। यहाँ 2022 में ही पहली बार डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था, लेकिन उस वक्त कुछ मामले कोर्ट में पहुंच गए, इसलिए वो बच गए। अब उन्हें भी गिरा दिया गया है। जिन लैंडिंग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है कि वो एक तरह से थ्रेट बन जाते हैं, ये जब हम बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, यहाँ देखिए कितना स्मूथ लैंडिंग पॉइंट है। बड़ी आसानी से कोई भी बोट यहाँ आ सकती है, जा सकती है। यहाँ रहने वाले जो मछुआरे हैं ये सब उनकी बोट्स हैं और इसी में अगर मान लीजिए कोई सस्पिशियस बोट आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ कोई एक तरह से स्क्रूटनी के लिए इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेट द्वारका के आसपास इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट है क्योंकि ये एक टापू है, आइलैंड है द्वारका के पास, और इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट्स हैं जिनका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ऐसे में जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होते हैं और उसकी आड़ में कई एक्टिविटीज़ पहले पकड़ी भी गई हैं पास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो और ज़्यादा चौकन्ना हो जाती हैं। अब दो बातें, एक तो द्वारका नगरी कोई साधारण जगह नहीं है, ये देश के करोड़ों की आस्था का केंद्र है, कृष्ण भूमि है। कुछ अपराधी इस इलाके का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए कर रहे थे। तीर्थ के पास एक आइलैंड ड्रग्स, फेक करेंसी और इलीगल आर्म्स की सप्लाई का अड्डा बन गया था। इसलिए इस पूरे इलाके से एनक्रोचमेंट हटाना जरूरी हो गया था। अच्छी बात है कि सरकार ने जोर जबरदस्ती नहीं की। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था उन्हें बातचीत के जरिए समझाया गया, नोटिस दिया गया, उसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई हुई।
अब मैं आपको मध्य प्रदेश के गुना से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां वन विभाग पर लैंड माफिया के कब्जे को खत्म कराने के लिए प्रशासन ने एक साथ 60 बुलडोजर्स के साथ 400 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतार दी। हुआ यह कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना गए थे। वहां लोगों ने उन्हें बताया कि गुना में लैंड माफिया बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहा है। जंगल के पेड़ काटकर मैदान बना दिया गया है। जहां जंगल थे वहां खेत बना दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस शिकायत की जांच करवाई। बात सही पाई गई। वन विभाग की 900 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, एक्शन हुआ। आज सुबह सुबह गुना के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर 60 बुलडोजर और 400 कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में कमलपुर, कोलंबे और देदला गांव में वन विभाग की जमीन पर हो रही खेती पर बुलडोजर चल गया। ये लगभग 900 बीघा जमीन है, 3 गांव की जमीन है। RF 21 और RF 19 में वन परिषद बीनागंज में। नोटिस हम लोग लगातार उनको दे रहे थे। 1-2 मौके फिर से भी दिए थे हमने, जो 1-2 महीने पुराने से भी हम नोटिस दोबारा भी दिए थे, परंतु उनके द्वारा वो ना हटाते हुए नया अतिक्रमण का प्रयास जो आप देख रहे होंगे, ये भी प्रयास करते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत आवश्यक हो गया था। तो देदला का जंगल बसता नहीं। ये आगे उस पर क्या प्लान है आपका विभाग का? प्लांटेशन लेंगे, अगले साल इस पर प्लांटेशन किया जाए। लैंड माफिया जंगल को काटकर पहले खेत बनाते हैं, फिर धीरे धीरे कागजों में हेराफेरी करके इसे खेती की जमीन के रूप में दर्ज करवा लेते हैं। इसके बाद जमीन का लैंड यूज बदला जाता है और फिर जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। छोटे छोटे शहरों के आसपास ये काम खूब होता है। ये सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त का मसला नहीं है। जंगल काटकर खेत बनाना पर्यावरण के प्रति भी बड़ा अपराध है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मामले को पकड़ा, इसके तह में गए और प्रेशर डालकर एक्शन भी करवाया। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज भी 29 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 19 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जो आज गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, स्नान के बाद लौट गए। लेकिन महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी हैं। कल्पवासी उन साधु संतों और श्रद्धालुओं को कहते हैं जो कुंभ के दौरान पूरे 45 दिन तक संगम के किनारे ही रहते हैं, कल्पवास करते हैं। आज भी करीब 10,000 विदेशी भक्तों ने संगम में स्नान किया। विदेशों से आए श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे तरह तरह के साधु संतों को देखकर हैरान हो रहे हैं। कोई कांटों पर लेटा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई आग के बीच बैठकर साधना कर रहा है, किसी ने रुद्राक्ष को ही वस्त्र बनाया हुआ है। ऐसे ही एक साधु हैं जिन्होंने अपने सिर पर रुद्राक्ष धारण किया है और 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। बाबा कहते हैं कि ये उनका कोई वेश नहीं है, इसके पीछे सिर्फ उनकी भक्ति है। मैं अपने इष्ट भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव प्रलयंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर महादेव मृत्युंजय अविनाशी अकारण करुणा पुराण भक्तवत्सल भगवान भूतनाथ की शरण में हो रही हूँ। अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने सिंदूर लगाया भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, और मैंने रुद्राक्ष पहना है बाबा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। ये मेरा कोई वेश नहीं, मेरा कोई आभूषण नहीं, क्योंकि मैं चंद्रमा नहीं धारण कर सकता। चंद्रमा शिव ने धारण किया है। देखिए, शिव ने चंद्रमा धारण किया है, मैंने नहीं धारण किया है। शिव है, शिव के पीछे चंद्रमा है। महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं वो ऐसे साधु संतों के दर्शन और संगम स्नान के बाद अयोध्या, काशी और विंध्याचल जैसे शहरों में पहुंच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में अयोध्या में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन किए हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद 7.5 लाख से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। आज 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका।
इसके अलावा चित्रकूट, नैमिषारण्य, ऐसी कई जगहों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाकुंभ के दौरान काशी में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं और इंतजामात में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। कल योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कुंभ नगरी पहुंचेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या को अमृत स्नान से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के दिन 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। जो लोग प्रयागराज से होकर आए हैं वहां के इंतजामात को देखकर खुश भी हैं और हैरान भी। भक्तों के लिए संगम में डुबकी लगाना एक सुखद आश्चर्य है। लोगों के लिए हैरानी की दूसरी बात यह कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आए हैं। अलग अलग देशों से आए लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स संगम में डुबकी लगाते हुए दिखते हैं। इन लोगों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप भी संगम पर भक्ति के सैलाब के भव्य दर्शन करना चाहते हैं तो इंडिया टीवी के नए चैनल महाकुंभ 24/7 के लिंक को डाउनलोड करें। श्रद्धा के दिव्य आयोजन से जुड़ी पल पल की जानकारी आप अपने स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं। 24 घंटे का यह चैनल YouTube पर भी देखा जा सकता है।